everyone, how are you all? I hope everyone is good and fine. आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है। आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और बाकी लोगों तक पहुंचाते रहिए। हम आपके इसी सपोर्ट से आगे बढ़ते जाएंगे। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिलते हैं। बहुत ही जल्द आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम अपने टारगेट को कंप्लीट करके आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि आपके लिए यूपी जीके की क्लासेस आ रही हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस आ रही हैं और आपके लिए साथ में डेली करंट तो है ही, साथ में हिंदी की भी क्लास आपने देखा होगा। हाँ, किड्स की रेगुलर क्लासेस, किड्स के लिए रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं। तो अगर आपके घर में नेफ्यू नीस या आपके और भी रिलेटिव्स में हैं जो, या और भी ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत पुअर फैमिली से हैं, जो कि उनके पास स्कूल जाने का पैसा नहीं है, पढ़ने का फीस देने का नहीं है, तो उनके लिए भी हमारा चैनल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमसे ज्ञान ले सकते हैं, उन वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो बस ज़रूरत है तो एक मीडियम की उन तक पहुंचने की, वो आई होप आप सभी ये काम ज़रूर करेंगे। बस मैं आपकी लास्ट हिस्ट्री की क्लास में जैसा हमने पढ़ा था कि हमने वहाँ पे प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक को डिस्कस किया। अब हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। हमने देखा बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का बारे में देखा, उनकी संगीतियाँ देखी, उसके बारे में हमने जनपद देखे, महाजनपद 16 हैं आपके, हमने वो पढ़ा। उसके बाद गणतंत्रीय क्षेत्र हमने देखे। तो आपको गणतंत्रीय क्षेत्र मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, डिस्कस किया। अब उसके आगे आज हम आपके वंश डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट अलग अलग वंश में क्या क्या हुआ। मैं पहली बात तो आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके मन में डाउट है कि इनसे आपको कुछ नहीं होने वाला, तो ये आपको जो ये इस वक्त का मैटर मिला है, ये एक बुक का कंपाइलेशन नहीं है, प्लस आपको एक जगह का मैटर नहीं है, प्लस आपके लिए ये हर एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये आपके लिए कोर मटेरियल है। ये आपको यूपीएससी का कोर्स है जो कि कई सारी बुक्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी बुक का कंपाइलेशन है। आप 10 बुक उठाएंगे, उनको पढ़ेंगे, अपना इतना टाइम लगाएंगे, इतना मुझे लगता है कि आपके पास टाइम है नहीं, तो अपने टाइम को बचाइए और यहाँ आइए। मैंने इसीलिए हमारा थंबनेल है, हमारे थंबनेल पे है कि टॉपर बनना है तो आप यहाँ से पढ़ें। हमारे करंट की जो क्लासेस होती हैं वो आपको बेस्ट करंट के जो मैटर मिल रहा है, आपको नोबेल प्राइजेस, बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, जो कि हिस्ट्री है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि महाजनपद वगैरह सब हमने यहाँ पे देख लिया। अभी आपकी ये जो है क्लास चल रही है, मास्टर वीडियो टाइप के चल रहा है, जब कि आपका काम हो रहा है, क्योंकि आपका दिसंबर में आपका जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कवर अप करने के बाद फिर हम आपका एक डिटेल क्लासेस में चलेंगे। फिलहाल अभी है हर्यक वंश। आज हम वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब हर्यक वंश का। हर्यक वंश का जो टाइम है वो आपका है 544 BC से लेके 512 BC तक, ये आपको समय देखने को मिल रहा है। इसके बीच में हर्यक वंश का राज रहा है, काल रहा है 544 से 512 BC के बीच में। और जो अब हम देखते हैं कि इसका शासक कौन था, तो इसका जो प्रमुख शासक था वो था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार इस हर्यक वंश का प्रमुख शासक था। उसके बाद हम देखेंगे कि उसी के दरबार में जीवक रहता था। ठीक है, बिंबिसार के दरबार में जीवक रहता था, उसी के दरबार में ये रहता। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि जीवक किसके दरबार में रहता था वनडे एग्जाम्स में, क्योंकि हमको कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री या आपका जीएस का जितना भी मैटर है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप जितना पढ़ेंगे ये उस सागर की तरह है जिसमें आप डुबकी लगाते जाएंगे तो आपको गहराई पता चलती जाएगी। ठीक है, तो हम बस हमें लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास आउट करना है, तो हमें अपने कान की चीज़ें ही केवल देखनी है, हमें फ़िलॉसफी, हमें पीएचडी नहीं करनी है, सिंपल सी बात। इसके आगे हम देखेंगे कि इनकी जो स्ट्रेटजी, कहते हैं हर राजा की एक स्ट्रेटजी होती है, हर राजा अपने राज्य को चलाने के लिए एक डिफरेंट रणनीति अपनाता है। तो इनकी क्या रणनीति थी, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, इनका एक्चुअली मानना ये था
कि राजाओं का पहले ये भी एक मानना होता था कि अगर हम किसी से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे, आप इस बात को इस तरह समझिए कि आपका किसी से बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपने अगर उससे दोस्ती कर ली तो क्या वो आपको हार्म करेगा, आपको नुकसान करेगा? कभी नहीं, अगर आपका सच्चा दोस्त है। तो इसमें यही होता था कि इनका एक मतलब ये रणनीति होती थी कि हम जो है जाएं और किसी से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले उस राज्य से, तो उसका राजा हम पे कभी अटैक ही नहीं करेगा, कभी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, उल्टा हमारे प्रोटेक्शन में आएगा, और जो उसके साथ और भी लोग भी हमारे वैवाहिक संबंध के अंतर्गत आते हुए हमको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सेम वैसा ही यहाँ पे भी था कि इन्होंने ये बताया कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, ये इनकी एक स्ट्रैटेजी थी, इनकी रणनीति थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी पत्नी जो थी उनका क्या नाम था। जो इनकी पत्नी थी बिंबिसार की, उनका नाम था कोशला। ठीक है, जो बिंबिसार की पत्नी थी उनका नाम था कोशला, और जो बिंबिसार का पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत फेमस नाम है, आपने सुना होगा, वैसे बिंबिसार भी सुना होगा जिसने हिस्ट्री पढ़ी है। अब हम अजातशत्रु के बारे में देखेंगे कि अजातशत्रु ने क्या किया। तो अजातशत्रु ने अपने मामा के ही क्षेत्र को हड़प लिया, यानी कि अपने ननिहाल पक्ष को ही उन्होंने हड़प लिया। क्योंकि अभी वैसे आप हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में आपको पता चला होगा कि, या पॉलिटिक्स में देखेंगे तो ना कोई भाई, ना कोई भतीजा, ना कोई पुत्र, ना कोई माता, यहाँ पे सब कोई अपने पॉलिटिक्स में अपनी कुर्सी के लिए, जो अपनी वो होती है टिकट के लिए, कोई किसी को भी मात दे सकता है, कोई किसी से भी गेम खेल सकता है। तो यहाँ पे भी, यहाँ तो पूरे साम्राज्य की बात यहाँ पे भी थी। तो इसने क्या किया कि अपने मामा के क्षेत्र को ही, अपने ननिहाल का जो क्षेत्र था उसको पूरा हड़प लिया। जब आप किसी को, आपका किसी से कोई रिश्ता या रिलेशन होता है तो आप उस पर भरोसा करते हैं, बस इनका वही रिलेशन का फ़ायदा इन्होंने उठाया, भरोसा का फ़ायदा उठा के इन्होंने अपने मामा के क्षेत्र को अब हड़प कर लिया, उसको पूरा अपना उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए ये राजा भी कैसे बना। आज एक आपको मैं बताती हूँ कि जो हर्यक वंश का है उसका सीक्वेंस क्या था। ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ, सिंक्रोनाइज इनका करती हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले था हर्यक वंश में बिंबिसार, सबसे पहले आता है आपका बिंबिसार, उसके बाद आता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया था। मतलब इसने केवल अपने मामा के क्षेत्र को ही नहीं हड़पा बल्कि इसने जो है अपने पिता को भी मार दिया। राजगद्दी के लिए इसने अपने पिता को भी मृत्यु मतलब दे दी। और उसके बाद अजातशत्रु के बाद आता है उदयक। इसका अजातशत्रु के बाद जो नेक्स्ट आया बैठा गद्दी पे वो था उदयक, और उदयक के बाद था शिशुनाग। शिशुनाग का जो समय है वो है 412 बीसी से 344 बीसी। ठीक है, 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक इनका काल समय रहा है। अच्छा, अब इनके बाद आए कालाशोक, ये गद्दी पे बैठे। तो जो कालाशोक थे, ये कालाशोक जो है शिशुनाग का पुत्र था। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आया उदयक, उदयक के बाद शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद कालाशोक, और कालाशोक पुत्र था शिशुनाग का। ये इम्पोर्टेंट बातें थी आपकी हर्यक वंश के बारे में। अब इसके आगे हम चलेंगे, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है आपका नंदवंश। मैं आपको जैसे पढ़ाती जा रही हूँ आप उनको पढ़ते जाइए, आप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो मतलब ऐसा है कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन करके ही जाना है ये सारी चीज़ें। हाँ, एक बात और कि सिर्फ वीडियो देखिएगा मत, वीडियो को जब देखने बैठिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि बिना नोट डाउन किए आपके माइंड में कुछ भी नहीं रहेगा, सब वॉश आउट हो जाएगा कुछ दिन में। इसलिए इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम से पहले जब आप जाएं तो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकें। चलिए नंदवंश के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नंदवंश के बारे में ये है कि जो इसका संस्थापक था नंदवंश का, ये था आपका पद्म नंद। ठीक है, पद्म नंद जो है आपका, ये नंदवंश का संस्थापक रहा है। उसके बाद कहते हैं कि इसके जो है 8 उत्तराधिकारी थे, 8 उत्तराधिकारी थे। लेकिन मतलब पद्म नंद जो था इसके 8 उत्तराधिकारी थे,
परंतु जो इसका अंतिम शासक जो लास्ट वाला था वो सबसे महत्वपूर्ण था। यानी कि उसने कुछ ऐसा काम किया या उसके समय में ऐसा काम हुआ जो कि हमारी हिस्ट्री के पन्नों पर लिख दिया गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अंतिम शासक बहुत महत्वपूर्ण रहा पद्मनंद का, नंदवंश का। अब हम इसके बारे में और भी देखते हैं क्या है। इसी के समय में मतलब नंदवंश जब चल रहा था आपका, तो पद्मनंद के जो है समय में जो है आपका यूनानी आक्रमण हुए। ठीक है, इसी के समय में यूनानी आक्रमण हुआ। कहते हैं इसी के समय में सिकंदर ने भी दस्तक दी। ठीक है, इसी के समय में सिकंदर ने भी दस्तक दी थी। और कहते हैं कि नंदवंश जो था वो बहुत धनी और संपन्न था। ठीक है, अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर ले, वरना हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आगे क्या है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नंदवंश के बारे में आगे। नंदवंश धनी व संपन्न था। ठीक है, जो नंदवंश था वो बहुत ही धनी था और संपन्न था। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया कि जो है इसी के समय में, नंदवंश के समय में ही सिकंदर भी जो आक्रमण करने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। तो यहाँ पे पोरस जो था, पोरस ने सिकंदर को रोका। उसने सिकंदर को रोका कि आक्रमण ना करे। पर कहते हैं ना कि एक कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि हमारे शत्रु से मिला होता है। तो वही शत्रु से जो मिला था उसका नाम था अम्बी। ठीक है, ये अम्बी नाम का जो व्यक्ति था, इसने उनका रास्ता सिकंदर का खोल दिया। इसका मतलब उसने सिकंदर को आने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। यहाँ की जो गुप्त बातें थी, गुप्त रास्ते थे, ये जो गुप्त ऐसी चीज़ें थी जिससे कि सिकंदर को भारत में आने का मौका मिल सकता था, उसने वो मौका उसको पूरा दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले ये सिकंदर आता और ये सब, उसके पहले ही भारत पर जो है ये नंदवंश के समय में सीमावर्ती यानी जो बॉर्डर होता है उस पर ईरानी आक्रमण हो चुका था। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस समय में कई तरफ से आक्रमण, उधर सिकंदर आक्रमण करने लगा, उससे पहले ईरानी आक्रमण हो गया था। तो कई तरह के आक्रमण उस समय में हो रहे थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत का पहला ये जो आपका था, उससे पहले जो आक्रमण हो चुका था, ये ईरानी आक्रमण जो था, कहते हैं ना जो सबसे पहले वाला हुआ था, ये भारत का पहला विदेशी आक्रमण था। ठीक है, जो ये ईरानी वाला आक्रमण था, ये भारत पर पहला विदेशी आक्रमण पहला था। उसके बाद लेकिन कहते हैं ना कि जब सिकंदर अपने साथ आया था, तो ये विश्व विजय का जो सिकंदर आया था, तो सिकंदर ने अपने मन में सिर्फ एक राज्य को, एक छोटे से एरिया को नहीं, बल्कि पूरे कहते हैं भारत को, उसने एक सपना देखा था, भारत को ही जीत लूँगा मैं, पूरे भारत। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लें, छोटी चीज़ें, उसने तो मतलब इतना बड़ा सपना देखा कि उसने कहा ये पूरा भारत ही मैं जीत लूँगा, सब मेरे अंडर में हो जाएगा। इतना बड़ा सपना देखने वाला था सिकंदर। लेकिन अब ये जो आक्रमण हुआ था आपका पहला वाला, इसके कुछ कहते हैं ना कि हर चीज़ का प्रॉस और कॉन्स होते हैं, यानी उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जो नुकसान या फ़ायदे थे वो क्या थे, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इफ़ेक्ट क्या पड़ा, अब हम वो देखते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि खरोष्ठी लिपि का जन्म हो गया। ठीक है, कहते हैं ना कि हर लड़ाई या हर युद्ध कुछ ना कुछ हमें दे जाता है, या कुछ ना कुछ हमसे ले जाता है। तो ये जो खरोष्ठी लिपि थी, इसका ईरानी आक्रमण के बाद जन्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करी। इस आक्रमण की वजह से जो इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करी। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पार की थी, व्यास नदी। ठीक है, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक और हुआ बहुत बड़ा, जो कि पूरे साम्राज्य को स्थापित कर देता है। वो है कि जो चाणक्य थे, चाणक्य के बारे में आपको पता होगा, चाणक्य की नीतियाँ बहुत हैं। वो चाणक्य आपके अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है। तो चाणक्य ने नए वंश का जन्म करवाया। इन्होंने पूरा एक वंश ही स्थापित करवा दिया था, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने जितनी नीतियाँ बताई, जितनी अपने कहते हैं शिक्षा दी, वो इन्होंने एक बुक में लिखी, किताब में लिखी है, वो सबको पढ़ना चाहिए। और कहते हैं कि इन्होंने एक पूरा मतलब बताया है कि अगर आप एक जीवन जी रहे हैं तो उसमें आपको कैसी चीज़ों को चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। कहीं कुछ हद तक मैं उसको मानती भी हूँ और कुछ हद तक मैं उसे डिनाई भी करती हूँ। मेरे अपने पॉइंट से हर इंसान के अपने अपने विचार होते हैं। तो चलिए अब इस पे आगे देखते हैं कि जो मौर्य, अब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी। और जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का समय है वो आपका है 321 से 184 BC, यानी कि 321 BC से 184 BC तक इनका मौर्य साम्राज्य का समय है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसकी स्थापना की थी चाणक्य के अंडर में। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के ही बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय रहा है वो आपका समय रहा है 321 BC से 298 BC, 321 BC से 298 BC तक। अब हम देखते हैं आगे कि आगे क्या हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक दूत आया। ठीक है, एक दूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि मेगास्थनीज किसके समय में आया था। तो याद रखिए कि जब चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई थी, उन्हीं के काल में सबसे पहले जो आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो था मेगास्थनीज। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया है खासकर आपके एसएससी वगैरह में कि जो इनकी किताब है उस किताब का नाम क्या है। तो ये तो आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप घोल के पी लीजिए। उसकी किताब का नाम है इंडिका। ठीक है, ये आपको बहुत पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो जो दूत था वो उस समय आया था, इसका नाम था मेगास्थनीज। इसने जो किताब लिखी इस किताब का नाम था इंडिका। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनका प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री इनके चाणक्य जी ही थे। ठीक है, इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना करवाई और यही इसके चाणक्य जो है इसके प्रधानमंत्री थे। और जो चाणक्य की जो किताब है इनकी वो है इनकी अर्थशास्त्र। ठीक है, इनको अर्थशास्त्र इनकी किताब है जो कि लिखी है इन्होंने। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें कि इसके बारे में मेन पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, इसी से जो आपका ये किताब है आपका अर्थशास्त्र है, इसी से हमें मौर्य वंश के बारे में साम्राज्य का पता चलता है। जो आपका अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौर्य वंश कैसा था, कैसा क्या क्या उसमें होता था, क्या क्या उसमें फॉलो किया जाता था, कैसी संस्कृति वगैरह थी, ये आपको अर्थशास्त्र से ही पता चलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था। ठीक है, वो जैन धर्म का अनुयायी था, वो जैन धर्म को मानता था। उसके बाद उसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय में, जब उसका मतलब उसे बाद में अंतिम समय में जब उसका जीवन का बहुत कम समय बचा हुआ था, तो ये अपने अंतिम समय में कर्नाटक चला गया। कहाँ चला गया? कर्नाटक। मतलब इसने अपने जो अपना राज्य था, साम्राज्य था, इसने अपने पुत्र को शासन सत्ता सौंप दी। उसने उसको हैंड ओवर कर दिया, अपना जो भी साम्राज्य, अपना जो भी था, अपना स्टेट, अपना जो भी था पावर, वो अपने पुत्र को शासन सत्ता में दे दिया। और उसके बाद कहते हैं कि संथारा प्रवृत्ति से, जो आपकी संथारा प्रवृत्ति होती है, उससे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का त्याग कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने अपना जीवन जो है यहीं पे त्याग दिया। इसके आप इसे इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे मौर्य साम्राज्य के और ही शासकों के बारे में देखते हैं। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आगे क्या हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ने क्या किया, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं अभी कि इराक, सीरिया, ठीक है, और मिस्र जो आपका है मिस्र, ठीक है, ये आपका मिस्र है। मिस्र से इन्होंने भारत के अच्छे जो है इनके संबंध थे,
उस समय में, जब ये आपका बिंदुसार था, तो बिंदुसार के समय में इराक, सीरिया, मिस्र से भारत के बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है, बने हुए थे। अब इसके बाद अशोक आता है आपका। अशोक के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं जानने को, तो चलिए जानते हैं। अशोक का जो समय है वो है 269 BC से 232, ठीक है, 269 से 232 BC, 269 से 232 BC तक। अब इनके समय में क्या हुआ? इनके समय में हुआ ये कि 261 BC में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। 261 BC में कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे आक्रमण किया तो वहाँ लाखों की मृत्यु हो गई। तो बहुत लाखों, कहते हैं कि ना कि युद्ध में तो मृत्यु होना ये सब तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। जब आप युद्ध करने जा रहे हैं तो आपको सबके लिए तैयार होना चाहिए। तो उसमें जब अशोक ने देखा कि कलिंग में जब आक्रमण हुआ तो यहाँ पे बहुत लाखों लोग मर गए। तो लाखों लोग की जब मृत्यु हुई तो ये मृत्यु से द्रवित हो गया, ठीक है। तो ये मृत्यु से जब आपका द्रवित हो गया तो इसने युद्ध नीति छोड़ने का मन बनाया कि मैं युद्ध नीति को जो है छोड़ दूंगा, और इसकी जगह इसने मन बनाया कि मैं धम्म नीति को अपनाऊंगा। मतलब उसका मन जो है अंदर से बहुत कहते हैं ना दुखी हो गया। इतने लोग की मृत्यु देख के अपने सामने उसको बहुत अंदर से ग्लानि हुई। तो उसने सोचा कि अब युद्ध नीति को छोड़ के मैं धम्म नीति को अपनाऊंगा। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार युद्ध न करने का फैसला किया। उसने कहा कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा। अब मैं युद्ध न करने का उसने फैसला लिया, ठीक है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। उसके आगे जो है कहते हैं कि अशोक के समय में 13 शिलालेख मिले, ठीक है। 13 शिलालेख मीन्स होता है, शिला होती मीन्स पत्थर। तो उस समय पे बुक कॉपी नहीं हुआ करती थी, तो लोग पत्थरों पे लिखा करते थे। आप देखेंगे कि दीवारों पे चित्र उकेरे जाते थे, दीवारों पे चित्र बनाए जाते थे, सांकेतिक वो होते थे। तो इसी तरह से इनके भी 13 शिलालेख पाए जाते हैं। 13 में अलग अलग बातें कही गई हैं। मेन देखेंगे क्या है। तो मेन में जो है आपका पहला है कि पशु बलि हत्या का निषेध, यानी कि पहले जो कहते हैं कि बलियां चढ़ती थी जो है पशुओं की, तो अशोक के शिलालेख में इन्होंने पशु बलि हत्या का बहुत विरोध किया है, निषेध किया है, इनको नहीं पसंद था। सेकंड क्या है कि सीमावर्ती प्रांतों के बारे में। सीमावर्ती यानी कि जो इनकी सीमा से लगे हुए प्रांत थे, ठीक है, उन प्रांतों को इनके बारे में इन्होंने दूसरे शिलालेख के बारे में लेख में बताया है। अब हम आते हैं 13वीं में। तो 13वीं में कहा गया है कि कलिंग युद्ध के बारे में इन्होंने बताया है। अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, आक्रमण किया था। तो इसमें 13वीं में उन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में बताया है और साथ में सीमावर्ती प्रांतों के बारे में बताया है। ये दो चीज़ के बारे में 13वीं शिलालेख में इन्होंने बताया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब ये अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तब इसने इसका प्रचार प्रसार भी बहुत करवाया। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में इसने खूब प्रचार करवाया। लोगों को इसके बारे में बताया कि वो भी युद्ध नीतियाँ छोड़ के इस तरह का बौद्ध धर्म अपना ले, मार काट और युद्ध में जान जाने में लोगों को ये सब कुछ नहीं रखा है। तो इसने कोशिश ये भी की कि इसने अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ठीक है। तो इसे श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार कराने के लिए वहाँ पे अपने पुत्रों को भेजा कि तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताओ। उन लोगों को कहो कि वो भी इसे फॉलो करें, अपनाएं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अशोक ने मानवतावादी धम्म अपनाया था, ठीक है। मानवतावादी, मैंने आपको बताया ना कि जब वो मृत्यु से द्रवित हो गया, उसने युद्ध नीति छोड़ दी, तो उसने मानवतावादी धम्म अपना लिया था। वो उसको मतलब उसके अंदर दया आ गई, तो मानवता की उसके अंदर चीज़ें आ गई। उसके बाद कहते हैं कि इनका जो पुत्र अशोक के बाद जो इनका पुत्र कुणाल था, ठीक है, वो जो है आया गद्दी पे बैठा, कुणाल आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एक इसका सीक्वेंस है वो क्या है। ये कभी कभी आ जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, इसको सिंक्रोनाइज करने का, खासकर यूपीएससी पीसीएस वगैरह में ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले अशोक आया, अशोक के बाद आया कुणाल, जैसा मैंने आपको अभी बताया। कुणाल के बाद आया दशरथ,
ठीक है। दशरथ के बाद आया संप्रति, संप्रति के बाद आया शालिशुक, उसके बाद आया बृहद्रथ। ठीक है, तो इसमें जो है आपका अशोक के बाद एक लोग आए, लेकिन ये अशोक ही इसका सबसे योग्य राजा था। अशोक के बाद आने वाले जो राजा थे, जो लोग थे, वो उतने योग्य नहीं रहे, इसीलिए इसको संभाल नहीं पाए। इसमें आगे ये भी कहा जाता है कि अंतिम शासक की जो बृहदत्त था, बृहदत्त की जो है हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में 100 से 175 बीसी में शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, ये हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे शुंग वंश की स्थापना कैसी हुई और क्या जो पुष्यमित्र ब्राह्मण क्या था, ये शुंग वंश का कौन था, तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट में बताते हैं। इसके हाँ ये एक चीज़ और आप जान लें कि सांची के जो स्तूप निर्माण है वो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और उसकी वेदिका पुष्यमित्र शुंग का अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हम आपको ये बताते हैं कि जो इनका सांची का स्तूप है वो अशोक ने ही बनवाया है, सांची का स्तूप। तो आज आपके लिए यहीं तक, आपको अशोक तक हम ये रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्यमित्र शुंग और इनके बारे में देखेंगे। हम इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स को और अपने जो भी कलीग्स हैं जो कि आपके साथ पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर करें। अच्छी चीज़ शेयर करनी चाहिए पढ़ाई, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान आप अर्जित करते हो, ज्ञान आपका कोई चोरी नहीं कर सकता। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, आपका जो है धन, आपकी संपत्ति कोई भले चोरी कर ले, बट आपका ज्ञान कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो आप ज्ञान को जितना बांटेंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। तो बस आप ज्ञान को बांटते रहिए, हमारी तरह आप लोगों तक पहुंचाइए। बस आप एक अच्छा मीडियम बनिए, कुछ अच्छा कार्य करिए इस कोरोना काल में, ताकि जो लोग बहुत अच्छी हाई फीस नहीं दे सकते हैं उन तक एक अच्छे कंटेंट पहुंच सके। और आप जब पढ़ने बैठिए तो इसको आप नोट डाउन ज़रूर करिए, क्योंकि देख के आपको याद नहीं रहेगा और आपके पास एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार पूरा वीडियो देख सकें। तो आप इसे नोट डाउन करें, रिवाइज़ करें और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।